मैम कल कल चैप्टर 9 है ना, तो कल हम लोग रिवीजन करेंगे, पढ़ के आना। सारा पढ़ के आना, ठीक है? ओके मैम। अच्छे से पढ़ के आना, करेंगे, करवा देंगे रिवीजन। अच्छा, हम लोग पढ़ रहे थे सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस कि many reforms were formed in our society. The evils were eradicated from our society, which was actually beneficial for us, but innocent people think that this is an interference of their tradition and culture. And they became angry with the British. So, अब हम लोग पढ़ेंगे मिलिट्री कॉजेस। आभा, बहुत दिनों बाद देखी हूँ, क्लास ज्वाइन की हो आभा? मैम गांव में थे इसलिए क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे। अच्छा, तो पढ़ाई तो बिल्कुल खत्म पर है और अब सिर्फ रिवीजन होंगी। अगर आप लोग यूट्यूब वीडियो भी नहीं देखते हैं तब तो इस सब। मैं देखती हूँ, मैं रोज देखती हूँ, एक वीडियो में रोज देखती हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है आभा, ठीक। मैंने ध्यान देना, बिकॉज इट इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट। इजी करा के मैं पढ़ाती हूँ, सब बात अलग है, ठीक है? अच्छा, अब हम लोग मिलिट्री कॉजेस पढ़ेंगे। The Sepoys had helped the British to establish their empire in India. सिपाहियों के जरिए ही ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ इंडिया पर अपना एम्पायर स्टैब्लिश करने में कामयाब हुए। But instead of receiving awards or promotion, इसके लिए उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया गया, उन्हें कोई प्रमोशन नहीं दिया गया। क्या किया गया कि एक मिनट मैम से पोएस का मीनिंग। हाँ, मैं बोल नहीं रही हूँ, मैं एडमिट कर रही हूँ। आरव और विपाशा एडमिट कर रही थी बाबू, बोल नहीं रही थी। तो Sepoys had helped to establish their empire in India, but instead of receiving award or promotion, they were humiliated by British. British उन लोगों का humiliation, उनको बेइज्जत करते थे, उनको कोई प्रमोशन नहीं देते थे, उनकी सैलरी कम थी। जो नए नए जो आते थे जॉब में, आर्मी मैन बनकर या सोल्जर बनकर, उनकी सैलरी ज्यादा होती थी नए पुराने सोल्जर्स के मुकाबले। There was discrimination between Indian and British soldiers. इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर में डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था। The highest pay given to an Indian sepoy as Subedar was less than the minimum pay of a European recruit. मैम सिपोय का मीनिंग। बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है? मैम वो सिपॉइस का मीनिंग पूछ रहा है। किसका सिपाही का मीनिंग? अच्छा अच्छा, सिपाही मीन्स है सिपाही।
सिपाही का मीनिंग तो कई बार बताए हैं। सिपाही मीन्स है सिपाही, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। तो क्या बोला जा रहा है, हाईएस्ट पे गिवन टू एन इंडियन सिपाही। इंडियन सिपाही को जो जिसको सबसे ज्यादा पे मिलता था, जो कि सूबेदार था, एज सूबेदार, सूबेदार के रूप में, was less than the minimum pay of a European recruit. Recruit means appointment. एक यूरोपियन जो सेना में जिसका मात्र अपॉइंटमेंट हुआ है, सैलरी किसकी ज्यादा होती है, जिसका तुरंत अपॉइंटमेंट होता है या फिर जो बहुत दिनों से काम कर रहा है? तुम्हारे दिमाग से तुम्हें क्या लगता जो है? बहुत दिनों से काम कर रहा है। जो बहुत पहले से बहुत काम कर दिनों रहा से काम कर रहा है। क्यों क्यों? क्योंकि उनकी है। मैम क्योंकि मैम उसके पास उसका एक्सपीरियंस है और उसने बहुत कुछ हेल्प किया होगा एस्टेब्लिशमेंट में। ना 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 ना, क्योंकि उनकी मैम, इंक्रीमेंट तो लगती है, इंक्रीमेंट, है ना। हर साल एक इंक्रीमेंट लगता है, 20%, 30%, 12%, हर जगह का अलग अलग नियम है। तो उतना परसेंट, जो भी परसेंट लगा, उतनी सैलरी इस साल के अंत में ऐड हो गई, दूसरे साल के अंत में फिर उतनी ऐड हुई, तीसरे साल के अंत में फिर ऐड हुई। ये जो ऐड हो रहा है, इंक्रीमेंट जो लगता जा रहा है ईयर वाइज, इससे उसकी सैलरी ज्यादा हो जाती है। वो स्टार्ट तो उसी बेसिक पे स्केल से किया है जिससे सब कर रहे हैं, बट बाद में ज्यादा हो जा रही है। बट ये कह रहा है कि जो यूरोपियन है, जो तुरंत जिसका जो जॉब ज्वाइन किए हैं, उसकी सैलरी से भी कम एक इंडियन सिपाही एज ए सूबेदार, सूबेदार इंडियन सिपाही में हाईएस्ट रैंक था, उससे बड़ा उसे पोस्ट नहीं दिया जाता था, उसे नहीं मिलती थी। समझ में आया? मतलब सैलरी बहुत ही कम थी। द एक्ट ऑफ 1857 56 made it compulsory for new Indian recruit to serve overseas. ये जो एक्ट है, कानून बना, एक्ट ऑफ 1856 में एक कानून बना जिसमें कि इसे कंपलसरी कर दिया गया। कंपलसरी मीन्स जरूरी कर दिया गया, किसे? फॉर न्यू इंडियन रिक्रूट को, जो नए इंडियन अपॉइंटमेंट हो रहा है, उन लोगों को समुद्र पार करना जरूरी हो गया। तुम बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट उन दिनों माना जाता था कि द पर्सन हु क्रॉस द सी दे विल लूज द कास्ट, उनकी जात चली जाती है। वापस आने पर उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाता था, एक कुएं के पानी से पानी नहीं लेने दिया जाता था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो जाता था। और जब ऐसी बात है तो अगर आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो, उसमें ये शर्त रख रहे हो कि आपको समुद्र पार भी यात्रा करनी होगी, तो क्या वो अपॉइंट हो सकता है? क्या उसे डर नहीं लगेगा कि बाप रे मेरी तो जात ही चली जाएगी, है ना? फिर क्या हुआ? इट हर्ट द फीलिंग्स ऑफ द सोल्जर्स, इससे सोल्जर बड़े दुखी हो गए। As Hindus believed that overseas travel would lead to the loss of caste, क्योंकि हिंदू बिलीव करते थे कि ओवरसी ट्रैवल करने से कास्ट चली जाती है। अब है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज मतलब उसी समय क्या रीजन हुआ जिससे कि ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। द कार्ट्रिजेस, कार्ट्रिजेस का मतलब लिखो कारतूस,
बंदूक में, राइफल में बिना कार्ट्रिज डाले तुम उसे चलाओगे कैसे? कार्ट्रिज ही तो बारूद है, वही तो जलेगा, है ना? गन पाउडर। The cartridges of the new Enfield rifle। अब एक नया राइफल निकला था जिसका नाम है एनफील्ड राइफल, ENFIELD, एनफील्ड, RIFLE राइफल, had a greased paper cover which had to be bitten off before the cartridge was loaded into the rifle। उस राइफल में एक ग्रीस्ड पेपर होता था जो जिसको की दांत से काटकर कार्ट्रिज को उसके अंदर लोड करना पड़ता था। एंड इट वाज सेड कि ग्रीस्ड कंपोज्ड ऑफ बीफ एंड पैक फीट। वो ग्रीस जो है वो गाय और सुअर की चर्बी से बना है। अब गाय का मांस तो हिंदू खाते नहीं है। हिंदू के लिए तो गाय क्या है? वर्शिप, पूजा करते हैं। और मुस्लिम सुअर, पीग जो है मुसलमानों के लिए डिटेस्टेबल है, वो नहीं खाते हैं। बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम रिफ्यूज टू यूज देम। बिना कार्ट्रिज को ऐसे दांत से काटे उसको अंदर नहीं डाल सकते थे। और ऊपर में ग्रीस पेपर होता था जिसमें गाय या सुअर की चर्बी से वो बना होता था। तो इट हॉन्ट द रिलीजियस फीलिंग ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ऑन मार्च 29, 1857 एट बैरकपुर नियर कैलकाटा। ये सब जगह तुम्हारा मैप वर्क है, बैरकपुर बनाना है। फिर देखो पेज नंबर 128 में मैप वर्क है जिसमें दिल्ली, मेरठ जहां से कि रिवोल्ट हुआ, बरेली, लखनऊ, मेरठ, बरेली, लखनऊ, कानपुर, बनारस, इतना यूपी में है। ग्वालियर एमपी में है और झांसी भी यूपी में है। देखने में लग रहा है झांसी एमपी में है बट यूपी में है। तो और फिर बैरकपुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। और चित्तगोंग ढाका में है। ये सब है सेंटर ऑफ रिवोल्ट। और तुम ये भी देख लो कि ये रिवोल्ट ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था। मैप देखकर क्या लगता है कि कहां तक स्प्रेड हुआ था? मैम यूपी तक। डायरेक्शन बोलो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, डायरेक्शन बोलो। नॉर्थ ईस्ट। इंडिया टू नॉर्थ इंडिया। मैम नॉर्थ ईस्ट तक। एक नॉर्थ एंड एक और वर्ड ऐड करूं, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। सेंट्रल। मैम नॉर्थ ईस्ट। सेंट्रल देखो पूरे सेंटर में ही है। देख लो पूरे बीच में, ठीक है। वो तो एक लौता जगह है बैरकपुर, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। बट नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में ही, सेंट्रल इंडिया में ही वो सिमट कर रह गया। तो इमीडिएट कॉज यही हुआ कि वो एनफील्ड राइफल और उसका वो ग्रीस्ड पेपर जो कि काउ एंड पिग के, बोलो कुशाग्र। मैम पर क्या वो सच में वैसे? क्या मैम बट really what did the Enfield rifle had cow beef and all that? इस समय आते तुम लोगों की आवाज हम क्यों नहीं सुनते, हमको समझ में नहीं आता। इतनी देर तक तो बिना थोड़ा धीरे बोल ही रहा है। धीरे बोल रहा है? अच्छा सार्थक कह रहा है कि धीरे बोल ही रहा है, आप बोलो। Yes, ma'am. कुशाग्र, हाँ बोलो। Was the story about the Enfield rifle real? Like it really had the grease pigs, or it was just a rumor?
यस यस इट रियली है, ये तो सच्ची कहानी है, सच्ची बात है ना बेटा। अब क्या होता है आई डोंट नो, अब क्यों ऐसा होगा, अब क्या होता है नहीं पता बाबू, बट उस समय ऐसा होता था। ठीक है, इसके बाद क्या है कि both the Hindus and Muslims refuse to use them as the cow is sacred to the Hindus and the pig is detestable to Muslims. On March 29, 1857 at Barakpur near Calcutta, Mangal Pandey, a young Indian sepoy from Bengal regiment, ये मंगल पांडे के बारे में सुने होंगे, और वो बंगाल रेजिमेंट के सिपाही थे। रिफ्यूज्ड टू यूज ग्रीस्ड कार्ट्रिज, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया, ग्रीस्ड कार्ट्रिज को यूज करने से इनकार कर दिया। ठीक है, और एंड शूट डाउन हिज सर्जन, और अपने सर्जेंट को अपने ऑफिसर को वो शूट कर दिया। ही वॉज अरेस्टेड, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड, उस पर मुकदमा चली, उसको उसकी जेल हुई। व्हेन दिस न्यूज स्प्रेड मेनी सिपाहीज स्टार्टेड द रिवोल्ट, ये न्यूज जैसे फैली बहुत सारे सिपाहियों ने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। कोर्स ऑफ द रिवोल्ट, देखो कई तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आएगा व्हाट वाज द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, फिर कोई एक पर्टिकुलर कॉज को बता देगा कि उस कॉज को एक्सप्लेन कीजिए। फिर क्या है कि कोर्स ऑफ रिवोल्ट भी पूछेगा, जो अभी बताने जा रहे हैं। एक पूछेगा व्हाट वाज द हाउ इट वाज सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश, जो कि नीचे के पैराग्राफ में है। फिर एक पूछेगा व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, ठीक है, और फिर लास्ट में व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट। और फेलियर में भी दो क्वेश्चन है, एक जनरल क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द रिवोल्ट, और एक है ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर E4, why did the first war of independence fail in spite of the participation of different sections of Indian society, जिसमें एक ही पैरा से तुम्हें आंसर लिखाया जाएगा। ठीक है, तो इतने तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं कोर्स ऑफ रिवोल्ट। The sepoys broke out into an open revolt at Meerut in April 1857. They refused to touch the greased cartridges. वो इनकार कर दिए कि ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस वो यूज नहीं करेंगे। शुभ लक्षणा, वो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस वो यूज नहीं करेंगे। दे वेर कोर्ट मार्शल, सेना में जो सबसे बड़ी पनिशमेंट होती है कोर्ट मार्शल की जाती है, उनके स्टार्स, उनके बेल्ट और बहुत कुछ उनसे छीन लिए जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। तो सिपाहियों को कोर्ट मार्शल किया गया एंड सेंटेंस टू 10 years इम्प्रिजनमेंट, और 10 साल के लिए उन्हें कैद की सजा दी गई। The regiments in Meerut revolted on May 10, 1857. मेरठ रेजिमेंट ने 10 मई 1857 को रिवोल्ट किए। They broke open the prison. वे लोग जेल को तोड़ दिए, मतलब ताला, and released and imprisoned soldiers. और जो सोल्जर्स पहले से वहां imprisoned यानी कि कैद थे उन्हें भी छोड़ दिए। They marched to Delhi on May 11, और फिर देखो ये लाइन तुम्हारे फर्स्ट पेज के साथ जाके मिल जाती है। फर्स्ट पेज में यही से शुरुआत हुई थी ना कि मेरठ रेजिमेंट के सिपाही 10th को
मेरठ कैंटोनमेंट के सिपाही 10th को अपना रिवोल्ट स्टार्ट किए और 11th को वो यमुना रिवर क्रॉस करके दिल्ली पहुंचकर और क्या किए कि बहादुर शाह जफर को लीडर बनने के लिए रिक्वेस्ट किए। तो वही जगह यहाँ पर फिर से प्रिंट किया है कि द रेजिमेंट इन मेरठ revolted on May 10, 1857. They broke open the prison and released the imprisoned soldiers. They marched to Delhi on 11th May and rebelled under Bahadur Shah Zafar II. Revolt then spread to other places. It was led by Nana Sahab in Kanpur along with his general. अब देखो इस पैराग्राफ से भी तुम्हारा मैप वर्क है, तुमसे कई तरह से मैप पूछ सकता है। एक तो ये जो पेज 128 में दिया हुआ है, हो सकता है कि दिल्ली को वहां पे वो शेड कर दिया जाए, डॉट दे दिया जाए और फिर पूछा जाए ए प्लेस सेंटर ऑफ रिवोल्ट, तो आप पहचान कर दिल्ली लिखोगे। हो सकता है कि कानपुर को डॉट लगा दिया जाए और आपको पूछे ए प्लेस वेयर नाना साहब लेड, तो कानपुर, हमें वहां पर कानपुर लिख देना है। बट अगर आए कि ऑन द सेम मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द प्लेस फ्रॉम वेयर रानी लक्ष्मीबाई रिवोल्टेड, तब क्या करोगे? क्या करोगे? लक्ष्मीबाई कहाँ रिवोल्ट की? झांसी। झांसी। मैम ग्वालियर। ग्वालियर। ओ यस मैम। झांसी। मैम पहला रिवोल्ट वहां हुआ था। हाँ, तो झांसी में लोकेट करके वहां झांसी लिखकर और क्वेश्चन नंबर दे दोगे, क्योंकि मैप ऑफ इंडिया में भी तुम्हें 4 क्वेश्चन शायद बनाना होगा या 3, 2 उसमें प्रिंट रहेंगे और एक को लोकेट एंड लेबल करना होगा। तो ऑलरेडी लोकेट किया रहेगा, सिर्फ आपको पहचान कर क्लू दिए रहेंगे, आपको पहचान कर उसको लेवलिंग करनी है। और उसी तरह से मैप ऑफ वर्ल्ड में भी 3 दिए रहेंगे, 2 प्रिंट किए रहेंगे, माने शेडेड रहेंगे, उसको आइडेंटिफाई करके क्लू देखकर आपको सिर्फ लिखना है। वो आप कॉपी में भी लिख सकते हो, वो आप क्वेश्चन पेपर में भी जो ब्लैंक है वहां भी जगह रहते हैं, वहां भी लिख सकते हो और क्वेश्चन को काट के लगा देना होता है। और उसी आउटलाइन मैप ऑफ वर्ल्ड में एक लोकेट एंड लेवल दोनों करना, मतलब खोज के उसका लोकेशन दिखाना है और उसमें लेवलिंग माने उसके नाम लिखने हैं। तो क्वेश्चन के नंबर भी वहां लिखने होंगे, ये बात कई बार मैं पहले भी बताई हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 28 का 3, तो वहां पे आप लिख दोगे 28 क्वेश्चन पेपर में, तो मैप में तो प्रिंट किया ही हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 2 3 रोमन न्यूमरल में जो भी जहां लिखा हुआ नंबर वैसा लिख देना। तो ये पैरा हम लोग के याद रखने के लिए है, मैप वर्क के लिए है। इट वाज लेड बाय नाना साहब इन कानपुर, कानपुर में नाना साहब ने लीडरशिप किया along with his general तात्या टोप एंड बेगम हजरत महल अवध में। दोनों आदमी याद रखो, तात्या टोप एंड बाय बेगम हजरत महल इन अवध, Rani Lakshmibai in Jhansi led the revolt in central India and fought valiantly. The revolt also spread to Bareilly, Agra, Banaras and other places. The Sikh leader in Punjab, Nizam of Hyderabad, and Scindia of Gwalior did not join the revolt. देखो ये लोग रिवोल्ट को ज्वाइन ही नहीं किए। पंजाब के सिख लोग, हैदराबाद के निजाम
और ग्वालियर के सिंधिया, द मैड्रास एंड बॉम्बे रेजिमेंट ऑल्सो डिड नॉट ज्वाइन द रिवोल्ट। ये तो बंगाल रेजिमेंट था ना बैरकपुर में, मंगल पांडे, लेकिन मैड्रास और बॉम्बे रेजिमेंट भी रिवोल्ट को ज्वाइन नहीं किए। द अफगान्स एंड गूरखास रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश, और अफगान और गूरखा ये ब्रिटिश के विश्वासी बने रहे। The revolt was started by the sepoys, but the participation of the peasant and the artisan gave the revolt its real strength. सिपाही लोग स्टार्ट किया था इस रिवोल्ट को, लेकिन जो आर्टिशन और किसान जो इसको ज्वाइन किए वो इसको रियल स्ट्रेंथ दी। It reflected the Hindu-Muslim unity. Although the revolt was a great event, but it was effectively suppressed by the British. ये एक ग्रेट इवेंट था कि आफ्टर 100 years इंडियंस ने कोई रिवोल्ट किया, बट इट वाज इफेक्टिवली सप्रेस्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों ने सक्सेसफुली इफेक्टिवली इस रिवोल्ट को दबा दिया, कुचल के रख दिया। सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, किस तरह से ये सप्रेस हुआ? ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रीड दिल्ली, पहले ब्रिटिश अफसर लोग दिल्ली को फ्री कर दिए। द एपी सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, भूकंप कहाँ आता है, अर्थक्वेक कहाँ आता है? जिस जगह पे अर्थक्वेक आता है उस जगह को क्या कहते हैं? एपिसेंटर। यस, एपी सेंटर। तो एपी सेंटर पे डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होता है, इतना जान लो। एपी सेंटर के नीचे फोकस होता है जहां पे कि अर्थक्वेक जेनरेट होता है, फोकस में जेनरेट होता है। और ठीक फोकस के समझ लो कि ये जो दिखा रही हूं, समझ लो कि ये ब्लू वाला पोर्शन ये फोकस है, यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ अर्थक्वेक, और ये पोर्शन ठीक इसके ऊपर में ये एपी सेंटर है। तो जितने डिस्ट्रक्शन होंगे इसके चारों तरफ होंगे, इस एपी सेंटर के चारों तरफ। और सिस्मिक वेव जैसे जैसे इसके चारों ओर दूर दूर जाना शुरू करेगा, वहां दूर दूर जैसे जैसे वो वेव वीक पड़ता जाएगा, डिस्ट्रक्शन कम होगा। बट इतने दूर के जगह पर डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा होंगे। तो दिल्ली को एपी सेंटर बता दिया रिवोल्ट का, यानी कि वहां पे ज्यादा शक्तिशाली रिवोल्ट था। द कश्मीरी गेट वॉज ब्लोन अप, अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट को उड़ा दिया। Hundreds of people were massacred. Massacre मतलब हत्याकांड, massacre मतलब हत्याकांड। करीब 100 लोगों को मार डाला गया। बहादुर शाह जफर सेकेंड, द मुगल emperor was tried for treason. बहादुर शाह जफर के खिलाफ मुकदमा चली एंड एक्साइल्ड टू रंगून, और उनको रंगून भेज दिया गया, देश निकाला दिया गया। उस जमाने में जिससे रंगून भेजा जाता था, देश निकाला देकर रंगून ही भेजा जाता था और फिर वापस नहीं बुलाया जाता था। और कोई भी इंसान अकेला जी सकता है ऐसे जगह पे जहाँ कोई नहीं है, अकेला, कोई उनको खाना पीना देकर थोड़ी भेजा जाता था कि ये जॉब कीजिए, ये खाइए, ये पीजिए। मैंने रहते रहते ही उसकी डेथ हो जाती थी। His sons were cruelly shot down. उनके बेटों को मार डाला गया। As they were held guilty of the murder of the Englishmen, women and children. कहा गया कि आपके बच्चों ने को गिल्टी पाया गया, दोषी पाया गया
इंग्लिशमैन, वुमेन और बच्चों की आपने जान ली। द कंट्रोल ऑफ दिल्ली and imprisonment of Bahadur Shah Zafar by the British broke the backbone of the mutiny. बैकबोन का इंसान के जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस है। तुम्हारा बैकबोन नहीं काम करेगा तो तुम्हारा शरीर एक मांस का एक ढेर होगा, ऐसे उठाओगे तो ऐसे थप से नीचे गिरेगा। ये बैकबोन है तो हम खड़े हैं, मेरा पोस्चर है। तो उस रिवोल्ट के बैकबोन को ही तोड़ दिया गया। बहादुर शाह जफर को जेल भेजकर और जो भी हो, लखनऊ को फिर से इन लोगों ने कैप्चर कर लिया 1858 में। अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई को मार डाला गया, तात्या टोप को कैप्चर कर लिया गया और फांसी दे दी गई, हैंग्ड टू डेथ। Thus ended the episode of this historic revolt, also called the First War of Independence. इस ऐतिहासिक विद्रोह का इस तरह से एपिसोड खत्म हो गया और इसे ही हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। तो 5 मिनट बाकी है, क्या आगे पढ़ाएं कि यहीं तक छोड़ें? मैम छोड़ दीजिए, कल पढ़ाइएगा, परसों मतलब मैम। ठीक है, ठीक। अब थक गए होगे, बहुत लंबा बता दी। कोर्स ऑफ रिवोल्ट। Yes. बाकी लोगों का क्या मन है, छोड़ दो ना? यस मैम। खत्म कर Okay. दीजिए, क्या कर दो? खत्म कर दीजिए चैप्टर। खत्म इतनी जल्दी नहीं होगा। अभी फेलियर ऑफ रिवोल्ट में न जाने कितनी बात बतानी है, फिर रिजल्ट में कितने समझाने हैं। बिना समझे रीडिंग कैसे Yes, डाल दो? ma'am. रीडिंग कैसे? अब 5 ही मिनट बाकी है, ठीक है। हम कुछ और बात करते हैं। बात यही करते हैं कि आप लोग 9th नंबर चैप्टर में सबसे पहले स्ट्रेटेजी रखिए, कैसे पढ़िएगा, कल कैसे पढ़ के आइएगा। ये नहीं कि मूक दर्शक बनकर सिर्फ इसे देखिएगा। 9th चैप्टर में सबसे पहले हम लोग ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे और सी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद चैप्टर को रीडिंग डालेंगे। रीडिंग डालकर जो मिडिल ऑफ द चैप्टर में बहुत सारी बातें मैं पढ़ाते वक्त बताती हूँ वो सबको दिमाग में रखेंगे, तब जाके उसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग लर्न करेंगे, डी और ई। अच्छा, कोई प्रॉब्लम है? क्वेश्चन आंसर सबके पास है? यस मैम। एबीसी सबके पास है? यस मैम। है, ठीक है। यस मैम। और डी सेक्शन शायद आप भी बहुत देर से ज्वाइन किए हो, बहुत दिन से तुम थे भी नहीं। हम सोच रहे हैं कि सर को एक एप्लीकेशन दिया जाए जिसमें सारे इंफॉर्मेशन दिए जाएं, क्योंकि स्नैप होमवर्क तो पूरा रिकॉर्ड रखता है कि कौन कौन ज्वाइन कर रहा है और कौन कौन कम ज्वाइन कर रहा है। 45 बच्चों में अगर 4-5 बच्चे ही ज्वाइन करें तो इस तरह से ये सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट होगा उन बच्चों का। सी सेक्शन में भी अभी बहुत लोग नहीं दिखते हैं। साक्षी नहीं दिखती है, निधि, ये क्या नाम है, निधि नाम था, अदिति नहीं दिखती है। फिर बहुत बच्चे नहीं दिखते हैं, अभी नहीं याद आ रहे हैं। और जब प्रैक्टिस सेट कराने लगूंगी तब तो डर से शायद और बच्चे नहीं रहोगे कि हम लोग को लर्न करके लिखना पड़ेगा। ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि कल तुम लोग पढ़ के आओगे और सब लोग टाइम से ज्वाइन कर लेना और कल अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है? यस मैम। यस मैम।
ओके, ठीक है फिर